हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्षेत्रमिति का लेक्चर नंबर 3 में चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे। चतुर्भुज को इंग्लिश में बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल। चार भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। कोई भी समतल क्षेत्र जो चार भुजाओं से मिलकर बना हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग चतुर्भुज। चतुर्भुज को प्रायः इस संकेत के द्वारा हम लोग डिनोट करेंगे। ऐसे इस संकेत के द्वारा चतुर्भुज को डिनोट किया जाता है। चतुर्भुज में चार भुजाएं होंगी, चार कोण होंगे। किसी भी चतुर्भुज में चार भुजाएं होंगी और चार कोण होंगे। जैसे कि चतुर्भुज ABCD में इस फिगर में देखिए, चतुर्भुज ABCD में चार भुजाएं हैं, AB, BC, CD और DA या AD। चार भुजाएं हैं और चार कोण हैं, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। तो किसी भी चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है और चार कोण होते हैं। अब इसके बाद चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री का होता है। जैसे कि चतुर्भुज ABCD में चारों कोणों का योगफल होगा 360 डिग्री का। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इज इक्वल टू होगा 360 डिग्री का। चतुर्भुज में यह दो जो रेखाखंड है AC रेखाखंड, यह वाला AC और यह जो रेखाखंड है BD, इसको बोलते हैं विकर्ण। AC और BD को विकर्ण बोलते हैं, जो ऐसे तिरछा गया है। कर्ण नहीं बोलेंगे, कर्ण जो वर्ड है वह समकोण त्रिभुज के लिए वैलिड है केवल। चतुर्भुज में इसको बोला जाता है विकर्ण। AC रेखाखंड और BD रेखाखंड को चतुर्भुज में बोला जाता है विकर्ण। और सम्मुख भुजाएं हो जाएगी AB और CD और उसके बाद AD और BC। यह दोनों हो जाएगा सम्मुख भुजा और यह दोनों हो जाएगा एक दूसरे के सम्मुख भुजा। मतलब यह दोनों ऐसी भुजा है जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। देखिए AB भुजा और CD भुजा में एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। इन दोनों भुजाओं को AD और AB को सम्मुख भुजा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि AD भुजा और AB भुजा में जो यह जो शीर्ष है वह दोनों में है, यह जो बिंदु है यह दोनों में है। तो एक बिंदु अगर उभयनिष्ठ हो गया तो ऐसी भुजा को सम्मुख भुजा नहीं बोला जाता है। सम्मुख भुजा बोलने का मतलब होता है इसके आमने सामने की भुजा बोलेंगे जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो। AB भुजा और CD भुजा में कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। देख लीजिए, इसमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। और उसके बाद AD जो है यह भुजा और BC भुजा जो है इसमें भी एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। देखिए ABCD अलग अलग बिंदु इसमें है और ABCD इसमें अलग अलग बिंदु है। इसमें अगर देखेंगे AD भुजा AB भुजा, इसमें देखिएगा तो दो बिंदु यहाँ पर देख लीजिए, A वाला जो है वह उभयनिष्ठ दिख रहा है। तो A बिंदु अगर एक भी बिंदु अगर उभयनिष्ठ हो गया तो ऐसी भुजा को हम लोग सम्मुख भुजा नहीं बोलते हैं। सम्मुख भुजा बोलने का मतलब हुआ कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। जैसे कि AB हो गया, CD और उसके बाद AD और BC। इन दोनों भुजाओं को जिसमें कोई एक बिंदु उभयनिष्ठ हो जाता है ऐसी भुजा को बोला जाता है आसन भुजा। मतलब कोई भी अगर एक बिंदु अगर उभयनिष्ठ हो गया तो ऐसी भुजा को बोला जाता है आसन भुजा। अगर कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हुआ तो उसे बोला जाता है सम्मुख भुजा। तो चलिए आप देखते हैं समानांतर चतुर्भुज के बारे में डिटेल्स में। समानांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में कहा जाता है पैरेललोग्राम। वैसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी और समानांतर भी होंगी, तो ऐसे चतुर्भुज को कहा जाता है समानांतर चतुर्भुज। जैसे कि यह जो चतुर्भुज है समानांतर चतुर्भुज है, इसमें आमने सामने की जो भुजा है वह बराबर है लंबाई में और आमने सामने की भुजा समानांतर भी है। समानांतर कहने का मतलब ऐसे पैरेलल होना चाहिए। आमने सामने की भुजा समानांतर है और बराबर भी है, तो ऐसे चतुर्भुज को कहा जाता है समानांतर चतुर्भुज। जैसे कि इस फिगर में देखिए, यह जो चतुर्भुज ABCD है इसमें AB भुजा और CD भुजा आमने सामने की भुजा है। यह दोनों बराबर भी है और समानांतर भी है, पैरेलल है। और यह दो भुजा है जो AD और BC, यह दोनों बराबर भी है और समानांतर भी है। तो ऐसे चतुर्भुज को कहा जाता है समानांतर चतुर्भुज। मतलब आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर भी होना चाहिए, बराबर भी हो और समानांतर भी हो, तो ऐसे चतुर्भुज को कहा जाता है समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। और इसमें जो होती है वह सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम में किसी समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं सम्मुख कोण वह बराबर होते हैं। देखते हैं कोण A
कोण सी के बराबर होगा और कोण बी जो होगा वह कोण डी के बराबर होगा इस समानांतर चतुर्भुज ABCD में। देखते हैं यह कैसे बराबर होता है। तो यह जो समानांतर चतुर्भुज है ABCD, इसमें ये दोनों बराबर तो है। अब देखते हैं कि यह एंगल और यह एंगल कैसे बराबर है एक दूसरे के, सम्मुख कोण कैसे बराबर है। यहाँ पर बोला गया है सम्मुख कोण बराबर होते हैं समानांतर चतुर्भुज में, तो कैसे है। तो इसे करने के लिए इसको मिला देते हैं AC को, A से C को मिला देते हैं। तो यह जो विकर्ण हो गया AC इस समानांतर चतुर्भुज में, यह तिर्यक रेखा का काम करेगा। यह दोनों हो गया समांतर रेखा, यह दोनों हो गया समांतर रेखा AB और CD, और यह जो रेखा हो गया यह हो गया तिर्यक रेखा। तो हम लोग जानते हैं कि समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा में यह जो दो कोण है वह एकांतर कोण कहलाता है और इसका जो माप होता है वह बराबर होता है। तो इस नियम से यहाँ बोल सकते हैं यह कोण बराबर, इसको अगर थीटा बोलेंगे तो इसको भी थीटा बोलेंगे। और उसके बाद यह दोनों जो भुजा है वह भी समानांतर है, और इसमें जो यह है AC वह तिर्यक रेखा का काम करेगा। तो इसमें यह भी कहलाएगा एकांतर कोण, यह दोनों हो जाएगा एकांतर कोण। इस नियम से यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण हो जाएगा बराबर। इसको अगर अल्फा बोलेंगे तो इसको भी अल्फा बोलना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि एंगल A कितना हुआ, अल्फा प्लस थीटा, और यहाँ पर एंगल C कितना हुआ, यह भी हो गया अल्फा प्लस थीटा। तो अल्फा प्लस थीटा और अल्फा प्लस थीटा क्या हो गया, दोनों बराबर। तो इसका मतलब कोण A और कोण C बराबर हो गया। इसी प्रकार कोण B और कोण D भी बराबर होते हैं। कहने का मतलब समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यह प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अब देखिए फिगर को अच्छी तरह ड्रॉ करते हैं। यह एक समानांतर चतुर्भुज है ABCD। इसमें इस भुजा की लंबाई A मान लेते हैं और इस भुजा की लंबाई मान लेते हैं A, बराबर होना चाहिए। और इस भुजा की लंबाई B मान लेते हैं, इसको भी B मान लेते हैं, बराबर होना चाहिए और समानांतर भी है। अब क्या करेंगे, इसमें देखते हैं सबसे पहले समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होती है। समानांतर चतुर्भुज की जो ऊंचाई होती है प्रत्येक शीर्ष के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि यह एक समानांतर चतुर्भुज है, तो इसमें अगर इस शीर्ष की बात की जाए तो ऊंचाई का मतलब होता है इस शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डाल देंगे, इस पर लंब डाल देंगे, या इस शीर्ष से इस सामने की भुजा पर लंब डाल देंगे। मतलब इस शीर्ष से जो पास करने वाली जो भुजा है दो, इस शीर्ष से कौन भुजा पास कर रही है, ई वाला और ई वाला। इस शीर्ष से पास करने वाली भुजा पर लंब नहीं डाल सकता है, लेकिन इस शीर्ष से जो भुजा पास नहीं कर रही है उस पर हम लोग लंब डाल सकते हैं। तो इस शीर्ष से अगर इस पर लंब डालेंगे तो यह लंब, और इस पर लंब डालेंगे तो यह लंब, यह दोनों कहलाएगा समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इस शीर्ष के रेस्पेक्ट में। उसी प्रकार अगर दूसरे शीर्ष के बारे में बोला जाएगा तो समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई का डिफिनेशन बदल जाएगा। जैसे कि अगर इस शीर्ष की बात की जाए तो इस शीर्ष से पास करने वाली जो भुजा है यह दोनों, इस पर हम लोग ऊंचाई नहीं देख सकते हैं, लेकिन इस शीर्ष से जो भुजा पास नहीं कर रही है, जैसे कि यह भुजा और यह भुजा, तो इस पर हम ऊंचाई देख सकते हैं। ऐसे लंब डालना होगा इस पर, इसको बढ़ाकर, और उसके बाद इसको बढ़ाकर फिर ऐसे लंब डालना होगा। तो समानांतर चतुर्भुज की जो ऊंचाई होती है वह अलग अलग शीर्ष के लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो D शीर्ष है उससे AB पर, इस AB पर, इस भुजा AB पर लंब डाला गया है, तो यह हो जाएगी समानांतर चतुर्भुज की एक ऊंचाई। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, इसका जो लंबाई है वह H है। इस फिगर से हम लोग काम करेंगे कि समानांतर चतुर्भुज का सबसे पहले क्षेत्रफल कितना होगा। तो समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। समानांतर चतुर्भुज की फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर आधार हो गया, अगर इस D शीर्ष से इस AB पर हम लंब डाले हैं तो यह एक समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है। तो इस ऊंचाई के लिए काम करेंगे, तो इसके लिए यह हो जाएगा आधार AB, और यह हो जाएगा इसके लिए ऊंचाई, इसको नाम दे दीजिए DE। कहने का मतलब A इंटू H, यह हो गया समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब इसके बाद अगर हम इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिला दें ऐसे, तो यह हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण AC। तो ऐसा करने पर यह जो समानांतर चतुर्भुज है दो भागों में बट गया, पहला भाग ऊपर
और नीचे दूसरा भाग, यह दोनों भाग जो होता है वह क्षेत्रफल में बराबर होंगे। तो अगर इस तरीका का इस्तेमाल करेंगे हम लोग तो समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह हो जाएगा 2 गुने 2 त्रिभुज है, ऊपर वाला त्रिभुज ACD त्रिभुज और नीचे वाला जो त्रिभुज हो गया ABC त्रिभुज, दोनों का हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि देखने में बराबर लग रहा है। तो 2 गुने त्रिभुज ABC, नीचे वाला ले लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो अगर समानांतर चतुर्भुज का टोटल क्षेत्रफल निकालना हो तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल निकाल कर और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल कर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम लोग लिए हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो इसको अगर हम देखेंगे तो इस त्रिभुज ABC के लिए यह, इसको मान लेते हैं AC को आधार, AC को मान लिया हम लोग आधार। तो B से इस आधार AC पर हम लोग लंब डाल देंगे, लंब डाल दिए यहाँ पर BF, नाम इसको रख देते हैं BF। इस त्रिभुज ABC के लिए यह हो गया आधार और B से AC पर लंब डाल दिए, इसको बोल दिया हम लोग BF। तो इस आधार पर बोल सकते हैं 2 इंटू 2 तो आगे से था, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार। इस त्रिभुज के लिए हम लोग इसको आधार लिए हैं AC को, अब गुने ऊंचाई, इसके लिए इसका लंब हो जाएगा यहाँ पर BF। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो AC इंटू BF। यह काम हम लोग इस त्रिभुज के लिए भी कर सकते हैं, ऊपर वाले त्रिभुज के लिए। कहने का मतलब जो काम नीचे वाला त्रिभुज के लिए हुआ है वैसा काम हम लोग ऊपर वाले त्रिभुज के लिए भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, समानांतर चतुर्भुज का एक क्षेत्रफल हो गया, एक फॉर्मूला हो गया A इंटू H क्षेत्रफल का, और दूसरा फॉर्मूला हो गया 2 इंटू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यह फॉर्मूला। और इसके बाद जब इसको आगे बढ़ाए हैं तो एक फॉर्मूला निकल कर आया है AC क्या है? समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण है। तो विकर्ण गुने इस विकर्ण पर B से लंब डाल देंगे, या इस विकर्ण पर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर वाले त्रिभुज के लिए भी ऐसे लंब डाल देंगे ऊपर से। तो इस विकर्ण पर, इस विकर्ण के सामने के शीर्ष से, सामने के कोई एक शीर्ष, जैसे कि B और D कोई में से एक हो जाएगा, तो सामने के एक शीर्ष से विकर्ण की लंबाई दूरी, विकर्ण इंटू आमने सामने आमने सामने के किसी शीर्ष से, कहने का मतलब विकर्ण के आमने सामने के किसी शीर्ष से, इस विकर्ण AC के आमने सामने के शीर्ष B से या D से, विकर्ण इंटू आमने सामने के किसी शीर्ष से विकर्ण की लंबाई दूरी, विकर्ण इंटू आमने सामने के किसी शीर्ष से विकर्ण की लंबाई दूरी, यह हो जाएगा इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का एक और फॉर्मूला है। मतलब समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण को अगर उस विकर्ण के आमने सामने के किसी शीर्ष से उस विकर्ण की जो लंबाई दूरी होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे समानांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। समानांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना होगा, तो किसी भी चतुर्भुज का जो परिमाप होगा, किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है उसके भुजाओं की लंबाइयाँ होती है। तो परिमाप हो जाएगा, सब भुजा को लंबाई को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा A प्लस B प्लस A प्लस B इज इक्वल टू 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 2 इंटू A प्लस B। कहने का मतलब हुआ एक भुजा जो आमने सामने की भुजा थी उसमें से एक ले लेंगे A, और दूसरी भुजा जो आमने सामने की भुजा थी B, और उसको 2 गुना कर देंगे, दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा। कहने का मतलब हुआ समानांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होगा ना वह 2 इंटू आसन भुजा की लंबाई का योगफल, आसन भुजा की लंबाई का योगफल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आसन भुजा हो गया A और B।
आसन भुजा की लंबाई का योगफल को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो समानांतर चतुर्भुज का परिमाप निकल कर आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।